आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। इस बार परीक्षा के पैटर्न के साथ साथ सिलेबस में भी काफी सारे बदलाव देखने को मिले। ऐसे में इन बदलावों का प्रभाव कैसे हमारी तैयारी पर पड़ने वाला है और कैसे इस बार भी अगर हम सही तरीके से तैयारी करें तो अपने 40 में से 40 अंकों की हम एक अच्छी रणनीति बनाते हुए इन्हें पूरे में से पूरे प्राप्त भी कर सकते हैं। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि टॉपिक में बदलाव क्या क्या हुए हैं, परीक्षा में नए प्रकार के प्रश्न कौन से आ रहे हैं, परीक्षाओं के पैटर्न में किस प्रकार से उदाहरण देते हुए आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें नए नए सिद्धांतों को भी अब पढ़ना होगा। रोजर बायवरी हो, ट्यूटोरियल मेथड हो, कई सारी बातें जो इस बार हमारे पिछले पीवाईक्यू में भी देखी गई और इस बार के नए सिलेबस में भी जोड़ी गई है, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे ताकि 40 में से 40 अंकों को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएंगे तो प्रथम प्रश्न पत्र आप देखेंगे विद्यार्थियों की जीके अनंत है और जीके में से ये अनुमान लगा पाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है कि सवाल कहां से आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप जीके पर ज्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप इस विषय पर अगर ध्यान नहीं दे पाए तो आपका एक नंबर भी कम आया तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और हमें एक नंबर से फेल नहीं होना है, एक नंबर से पास होना है। हर एक नंबर कीमती है, इसको समझना है। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे 40 में से 40 अंकों को प्राप्त करें, सही रणनीति क्या है। क्योंकि अगर हमारी प्लानिंग बेहतर नहीं हुई, सही स्ट्रेटेजी हमने नहीं बनाई तो शायद हम गलत डायरेक्शन में आज भी काम करते रहेंगे और वही पुराना पैटर्न जो आज से 2 साल पहले हमारी पढ़ाई का था, अगर वही आज भी फॉलो करेंगे तो हम सफलता की बजाय असफलता के मार्ग को चुनेंगे। ऐसे में अब परीक्षाओं के पैटर्न के साथ साथ हमें अपनी तैयारी को और अपनी रणनीति को बदलना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। और अगर आपने अच्छे से टाइम दिया अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग को, तो शायद आपको ये सिलेबस के साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि सिलेक्शन कैसे लेते हैं। तो आज का सेशन सभी उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो पढ़ने से पहले सिलेबस की सही स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये रणनीति बेहद ज्यादा कामगार होने वाली है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर जो है सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का, इसमें आप देख रहे हैं कुल 4 पार्ट है। कुल 4 में से आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो चौथा द भाग या डी पार्ट में दिया हुआ है, इसके कुल विद्यार्थियों 20 सवाल आएंगे और 40 अंकों की रहने वाली है। आउट ऑफ अगर हम बात करें 100 सवालों में से 20 सवाल अकेले साइकोलॉजी के हैं और अगर बात करें 200 में से तो 40 अंक जो है विद्यार्थियों वो आपके इन शिक्षा मनोविज्ञान के होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है सारे सवाल एमसीक्यू में आते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे सिलेक्शन में। तो अगर हमने आज भी अगर ध्यान नहीं दिया, पुराने पैटर्न से तैयारी की, तो शायद नेगेटिविटी का ज्यादा स्कोप है कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाए। ऐसे में हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब कैसे तैयारी करें और कैसे आगे बढ़े उसको लेकर बात करते हैं। एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं सिलेबस का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की लगभग ये आपको विद्यार्थियों यूनिट देखने को मिलती है। यहां पर ये सारे चैप्टर जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लगभग आप देख रहे हैं 8 चैप्टर, 8 अध्याय आपको पढ़ने हैं, 8 यूनिट आपकी है। उनके अंदर अलग अलग डिफरेंट यूनिट के अंदर आपको डिफरेंट चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला विद्यार्थियों आपका यूनिट है जिसमें है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र एवं प्रभावी शिक्षण के लिए इसके निहितार्थ। अब इस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये शिक्षा मनोविज्ञान पहला जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है। देखिए इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ और प्रकृति और कक्षा कक्ष में शिक्षक के लिए उपयोगिता, अब नया क्या जुड़ा है इसमें, इसका नेचर नया जुड़ गया है। प्रभावी शिक्षण के लिए निहितार्थ नए जुड़ गए हैं। पुराने में क्या था, पुराना था अर्थ, कक्षा कक्ष में शिक्षक के लिए उपयोगिता। अब यहां एक बात आपको समझनी होगी, पहले शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ पर सवाल ज्यादा आते थे लेकिन अब उसके नेचर पर सवाल ज्यादा आएंगे। जैसे अब हमें समझना पड़ेगा शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक क्यों है, अनुप्रयुक्त क्यों है, इसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, सामाजिक कैसे है, सकारात्मक कैसे है, क्यों ये नियामक नहीं माना जाता है, विधायक माना जाता है। इन सभी बातों पर आपको विशेष सवाल पूछे जाएंगे। यानी आपका स्पेशल फोकस इस नेचर वाले टॉपिक पर रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने ध्यान में रख ली तो ये आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। आपकी तैयारी एक बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स जो जोड़े गए हैं उन पर ध्यान दिया। तो नेचर से अधिक सवाल पूछने के चांसेस हैं। अर्थ प्रकृति वही रहेगी, कक्षा कक्ष आपका वही रहेगा। तो ये पहली यूनिट जो है विद्यार्थियों, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। पहली यूनिट में आपको ये एक तो नेचर अच्छे से पढ़ना है, क्षेत्र अच्छे से पढ़ना है, अर्थ आज भी है लेकिन अर्थ के अलावा ये चीजें और नहीं जोड़ दी गई है, और प्रभावी शिक्षण के लिए इसके निहितार्थ यानी
एक टीचर के रूप में, चाहे मैं हूं आप हो, इस शिक्षा मनोविज्ञान का क्या फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम इसको अपनी रियल लाइफ क्लासरूम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर सवाल ज्यादा आने वाले हैं। तो आजकल के सवाल याद रखेंगे कंसेप्चुअल की बजाय, फैक्चुअल की बजाय कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित आते हैं, आपकी समझ पर आधारित आते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर पूछा जाता है। तो आप जब तक इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हमारा सवाल सही नहीं होगा। तो पहली यूनिट इसके नेचर और इसके निहितार्थ पर आधारित है। निहितार्थ में एग्जाम्पल के थ्रू आपको यह समझना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दूसरा आपका यूनिट आ जाता है अधिगमकर्ता का समग्र विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। ये बिल्कुल चाइल्ड डेवलपमेंट वाला ही है, लेकिन इस बार इसमें भी कुछ बदलाव किए गए, जैसे इसमें विकास की संकल्पना, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, और साथ में सिद्धांतों को जोड़ दिया है। देखिए पहले भी सिद्धांत थे लेकिन संकल्पना भी थी, पर पहले विकास का अर्थ दिया हुआ था, है ना, पहले सीधा सीधा विकास ही था, लेकिन अब विकास के साथ उसके सिद्धांत स्पेशल दे रखे, मतलब आपको स्पेशल फोकस करना है वो 14-15 सिद्धांतों पर जो हम पढ़ेंगे। पहले शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, इस प्रकार से आपके अधिगमकर्ता के विकास में पढ़ना होता था, लेकिन अब देखिए इसमें शारीरिक मानसिक तो आज भी है, लेकिन स्पेशल एक भाषाई जो पहले अलग से नहीं दिया हुआ था इस बार अलग से जोड़ दिया गया है, तो यह आपको विशेष पढ़ना होगा। तो भाषाई विकास कैसे होता है, किन किन फेजेज में होता है, कौन सी अवस्थाओं में होता है, वो आपको पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास, देखिए हर बार हम पढ़ते जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास को, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि रोजर बाइवी के निर्मितवाद पर सवाल आए, संज्ञानवाद पर नए प्रकार के सवाल आए, तो आपको वो 5E अप्रोच क्या है, संज्ञानवाद क्या है, वो नए तरीके से पढ़ना होगा। मतलब पिछले 2 सालों में जो पढ़ा वो पुराना हो चुका है, अब एक नए कंटेंट की हमें जरूरत है जो हमें नई तरीके से सोच डेवलप करने, नए तरीके से समझने के लिए और हमारे सिलेक्शन के लिए हमें मदद करे। तो उस प्रकार से हम अधिगमकर्ता के समग्र विकास को पढ़ेंगे, जिसमें बच्चे के फिजिकल, मेंटल, सोशल हर प्रकार के डेवलपमेंट को बहुत आसान शब्दों में बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ेंगे। अगला आ जाता है विद्यार्थियों अधिगम। अधिगम सीखना, जिसमें इसका अर्थ एवं प्रकार, देखिए ये पहले भी था लेकिन इस बार अर्थ के साथ प्रकार विशेष जुड़ा है, यानी कि आपको एक बात मान के चलनी होगी कि अब हमें रॉबर्ट गेने को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, अब हमें डेविड आसुबेल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अर्थ के साथ प्रकार स्पेशल सिलेबस में जुड़ा है। साथ में देखो यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर अधिगम के सिद्धांतों की बजाय सीधा सीधा, पहले क्या था अधिगम के सिद्धांत, अब क्या दे दिया यहां पर सीधा व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी अधिगम दृष्टिकोण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक के लिए निहितार्थ। मतलब पहले जो हमें सीधा लिखा था अधिगम के सिद्धांत, अब पर्टिकुलर दे के पूछा है कि व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से, संज्ञानवादी कौन से, सामाजिक कौन से हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवादी कौन से हैं। तो वही आपकी 5E अप्रोच इसमें कौन सी है, जेबी वॉटसन कौन है ना, जीन पियाजे के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, आपके डेविड कॉल्ब के बारे में आपको पढ़ना है सामाजिक में। इसके अलावा विद्यार्थियों आप जेरोम ब्रूनर को पढ़ेंगे। अब इस पर हम एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें हालांकि मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पुराना कुछ नहीं हटा है, पर ये नई अप्रोच डेवलप कर दी है कि अब हमें पर्टिकुलर पूछा जाएगा व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक क्या है। इस प्रकार से सवाल अब विशेष पूछे जाने के पूरे चांस है, क्योंकि ये नए स्पेसिफिक मेंशन किए हुए टॉपिक हैं, यानी कि अब वो सिद्धांतों के साथ साथ सिद्धांतों की प्रकृति को भी पूछेगा, और ये भी पूछ सकता है कि हालांकि ये कौन से व्यवहारवादी हैं, कौन से संज्ञानवादी हैं, तो इस पर आधारित सवाल ज्यादा आएंगे। अब बात करें अगली यूनिट की हमारी, तो आप देख पा रहे हैं कि अगली हम बात करें विद्यार्थियों तो अधिगम के बाद तीसरी यूनिट के बाद चौथी यूनिट आ जाती है, जिसका नाम है व्यक्तित्व, जिसमें व्यक्तित्व का अर्थ, सिद्धांत एवं मापन, समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब व्यक्तित्व में आखिरकार क्या नया जुड़ा है, क्या हटाया है, इस पर बात करें तो व्यक्तित्व में आप देखिए विद्यार्थियों अर्थ और सिद्धांत। पहले क्या था, व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकार थे, पहले प्रकार पूछे जाते थे, लेकिन अब उनकी बजाय क्या है, अब उनकी बजाय सिद्धांत शब्द उपयोग में लिया गया। हालांकि पढ़ना वही है, पढ़ना कैसे, पहले हम पढ़ते थे अधिगम के प्रकारों में प्रारूपागम, याद आ रहा है, इसके अलावा हम पढ़ते थे विशेषकशील गुण उपागम, हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, शेल्डन का वर्गीकरण, शेल्डन के द्वारा कितने प्रकार बताए गए, क्रैशमैन। अब उनको सिद्धांतों के रूप में हमें पढ़ना होगा। अब हमें ये समझना होगा कि जैसे सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, हिपोक्रेट्स ने अपने सिद्धांत में, ऑलपोर्ट ने कितने बताए, तो अब सिद्धांतों के रूप में उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। साथ में हमें इनका मापन कैसे होता है, यानी कि वही IBT, TAT परीक्षण, सारे परीक्षण जितने भी हमने पहले पढ़े वो पढ़ने होंगे। साथ में समायोजन के साथ अब देखो नया चीज क्या जोड़ दी गई है, नया जोड़ दिया है मानसिक स्वास्थ्य। तो एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी कि समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य कोई अलग नहीं है, दोनों इंटरलिंक्ड है। कुसमायोजन का सीधा प्रभाव हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ यहां पर एक विशेष नया सिलेबस में जोड़ा गया टॉपिक है, जो हम पहले भी पढ़ते थे, पर अब विस्तृत रूप से हमें इसे डिटेल में पढ़ना होगा।
तो ये यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नया टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जोड़ा गया है। ये अलग से है समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगला आ जाता है आपका यूनिट जिसमें हमको पढ़ना है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में आप देख रहे हैं कि इसका अर्थ, सिद्धांत, मापन एवं अधिगम में इसकी भूमिका, भावनात्मक बुद्धि और संकल्पना एवं व्यवहार। यानी कि आप देखिए पहले ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी पहले भी दी हुई थी, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल में लिख रखा है संकल्पना एवं व्यवहार। यानी अब ईक्यू पर आधारित सवाल ज्यादा आएंगे। बुद्धिमत्ता में इसके अर्थ, सिद्धांत, मापन हम पहले भी पढ़ते हैं, लेकिन अब इसकी अधिगम में क्या भूमिका है इस पर सवाल ज्यादा आएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, चीजों के, समस्याओं के व्यवहारिक समाधान पर बल ज्यादा दिया जा रहा है। सरकार का भी उद्देश्य यही है कि आने वाले भविष्य में ऐसे शिक्षक तैयार हों जो कि कक्षा कक्ष की रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझें। उसके लिए अधिगम में इसका क्या निहितार्थ है बुद्धि का, इसके बारे में सवाल पूछने के चांसेस हैं। अब बुद्धि के बारे में बात करें तो देखिए बुद्धि में ऐसे देखा जाए तो कोई विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला है ना। आपको जो बुद्धि वाला चैप्टर है उसमें कोई परिवर्तन हालांकि देखने को नहीं मिला है, लेकिन नया क्या था, संवेगात्मक बुद्धि जो अवधारणा और अभ्यास पर आधारित थी, अब उसमें सीखने की भूमिका, अधिगम में भूमिका, और इसके साथ साथ उसमें क्या दिया हुआ था, हमें अवधारणा और अभ्यास की बजाय याद रखें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ था इसकी संकल्पना, इसका आइडिया और इसका व्यवहार, ईक्यू कैसे काम करता है उस पर आधारित सवाल। ऐसे ही हमारा मोटिवेशन जो अगला चैप्टर है जिसमें हमें अर्थ एवं प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, विशेषकर मोटिवेशन का क्लासरूम एक्टिविटीज में क्या रोल होता है, कैसे आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, अभिप्रेरणा या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसके सिद्धांत कौन से हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। अब देखो यहां एक नई चीज क्या है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को अगर आप देखें तो पहले हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन अब वो 17-18 सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे। एक्स वाई थ्योरी पढ़नी होगी, है ना, हर्जबर्ग की थ्योरी पढ़नी होगी, इसके अलावा प्रोत्साहन का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, सारे सिद्धांत अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं। एक दो सिद्धांत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक मेंशन किया गया है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को, जो कि आपकी अभिप्रेरणा यूनिट में है। इसको आप विशेष याद रखेंगे कि अभिप्रेरणा में हम कहेंगे कि सर स्पेशल यहां पर यह जोड़ दिया गया है कि हमें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ना है। फिर बात करें तो अगली यूनिट आ जाती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आप देखिए इसका अर्थ, स्रोत और कक्षा में निहितार्थ सीधा पूछ लिया है, समावेशी शिक्षा सीधा पूछ लिया है। मेजर चेंजेस इस यूनिट में देखने को मिलते हैं। तो मेजर चेंज में अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता में, तो आप देखिए पहले ये चीज लिखी हुई थी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली, धीमी गति से, ये ओल्ड सिलेबस में लिखा हुआ था, लेकिन अब इनको हटा दिया है। अब इनकी बजाय क्या आया है, कक्षा में निहितार्थ, समावेशी शिक्षा। कैसे हम सबको एक साथ शिक्षा दे सकते हैं, और सबको शिक्षा देनी है तो सारे बच्चे पढ़ नहीं होंगे, तो हमें प्रतिभाशाली, धीमी गति सीखने वाले, पिछड़े, मंदबुद्धि सारे बच्चों को पढ़ना है। लेकिन इस बार के सिलेबस में वो वैसे मेंशन ना करके समावेशी शिक्षा में दिए हुए हैं, कक्षा में निहितार्थ के रूप में दिए हुए हैं, ये हमें पढ़ना होगा। तो हमें पुराने सिलेबस में ये मेजर परिवर्तन देखने को मिलता है कि जहां व्यक्तिगत विभिन्नता में पहले सीधा बालकों का नाम देखने को मिलता था, लेकिन अब अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो अब हमें इसकी बजाय व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, उसका अर्थ, उसके स्रोत और कक्षा में निहितार्थ के साथ समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक टीचर कैसे उपयोग ले सकता है, इसका अर्थ क्या है, सोर्सेज क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है, उस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट में ये यूनिट जोड़ दी गई है 21वीं सदी के कौशलों का विकास, संकल्पना एवं रणनीतियां। ये एक पूरी नई यूनिट है जिसको पुरानी यूनिट को हटाकर लगाया गया है। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों की, ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई से जोड़ा गया है, जिसमें लगभग 14 प्रकार के कौशल जो है नए जो डेवलप किए गए उनके बारे में यहां जानकारी दी गई है। 21वीं सदी के कौशलों के विकास पर आधारित ये आपकी यूनिट रहने वाली है, जिसमें संकल्पना और रणनीतियां आपको पढ़नी है। नई नई रणनीतियों की हम बात करेंगे, कैसे इसको हम एनईपी से जोड़ते हुए पढ़ें, नई शिक्षा नीति 2020 से जोड़ते हुए कौन कौन से एक टीचर में नई स्किल्स होनी चाहिए उनके बारे में यहां बात करेंगे। हम उन 14 स्किल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो हमें इस बार सिलेबस में दी गई है। तो ये आपको एक नई यूनिट देखने को मिलती है जो इस बार अलग से जोड़ दी गई है। और ये शिक्षा में अवधारणा, निहितार्थ जो है विद्यार्थियों, जो इसमें पहले हमने पढ़ा था, आत्मसंप्रत्यय, मनोगति, रुचि, ये सब पढ़ते थे, उसकी बजाय अब ये सब हटा करके क्या आ गया है, नया आ गया है 21वीं सदी के कौशल, अवधारणा, विकास की रणनीतियां। इनको हम विशेष डेवलप करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और पिछली बार भी आपने देखा कि इस यूनिट से सवाल ज्यादा आते थे, इस बार क्योंकि यूनिट नहीं है तो इससे सवाल ज्यादा आएंगे। अब ओवरऑल बदलाव क्या किया गया है,
नया सिलेबस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। ये पूरी कोशिश सरकार ने की है कि आपके द्वारा उन चीजों को समझा जाए जो एक शिक्षक के द्वारा वास्तविक कक्षा कक्ष की गतिविधियों के दौरान समस्याओं का सामना शिक्षक को करना पड़ता है। ये कोशिश की गई कि भेदभाव को खत्म कर नए जमाने की 21st सेंचुरी स्किल्स और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को जोड़ा जाए, ताकि सबका साथ सबका विकास वाली जो अवधारणा है वो रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट हो सके। बालक के सर्वांगीण विकास पर आप देखें हर यूनिट में विशेष फोकस किया गया है, उसके अर्थ, उसके निहितार्थ इस प्रकार से लिख करके। मोटिवेशन और पर्सनालिटी को आप देखें थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। मोटिवेशन के सिद्धांत पर्टिकुलर दिए गए, क्योंकि एक टीचर का रोल ही है बच्चों की पर्सनालिटी में बदलाव लाने के लिए उन्हें मोटिवेट करना, तो इसमें विशेष बल दिया गया है। टीचर की भूमिका पर ज्यादा सवाल आने वाले हैं और नई शिक्षण पद्धतियां भी इसमें शामिल की गई है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे चेंज हैं, अगर इन पर भी आप ध्यान देंगे तो साइकोलॉजी जैसे विषय में आप अपनी दक्षता हासिल कर सकते हैं। जरूरत किसकी है? जरूरत है हमें एक बेहतरीन कंटेंट की, बेहतरीन कोचिंग की, बेहतरीन टीचर की। क्यों आपको लक्ष्य क्लासेस से तैयारी करनी चाहिए, क्यों हम आपको अपने बारे में बता रहे हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में केवल नवाचार ही नहीं बल्कि हमेशा विद्यार्थियों के हित में खड़े रहने का भी काम लक्ष्य परिवार ने किया। समय समय पर विद्यार्थियों को यह भी बताया कि देखो सिलेबस बदल चुका है, सिलेबस अपडेट हो चुका है, तो हमारा पहला उद्देश्य, पहला कदम सिलेबस से शुरू करना होता है, टिक मार्क करते हुए एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ना होता है। तो हमारे द्वारा आपको सिलेबस पर अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अनुभवी फैकल्टी और व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप यहां पर दी जाएगी, वो एक्सपीरियंस टीचर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है। नियमित आपके लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मोटिवेशनल और स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान आपको समझाए जाएंगे, सरकारी नौकरी की ओर कैसे हम सही दिशा में कदम उठाएं ताकि पहली बार में सफलता प्राप्त हो, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू कब लगाने हैं, थ्योरी कब पढ़नी होती है, तैयारी कितने महीनों के लिए होती है, ये सारी बातें हम आपको यहां समझाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा विश्वसनीय संस्थान जिसके पास अपनी टेस्ट सीरीज हो, अपनी एप्लीकेशन हो, अपने रिकॉर्डेड क्लास, ऑफलाइन टीचर, बेस्ट फैकल्टी, साथ में अपडेटेड कंटेंट, सब चीजें एक जगह पर उपलब्ध हो, जिसके पास अपनी पीवाईक्यू की बुक्स हो, अपना अपडेटेड कंटेंट, अपनी खुद की किताबें हो, तो आपका इंतजार यहां खत्म होता है। एकमात्र संस्थान आपका अपना लक्ष्य परिवार, जो आपको रेडी टू यूज कंटेंट के साथ साथ बेहतरीन अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम भी उपलब्ध कराता है, आपको सही समय पर सही कंटेंट क्या पढ़ना है ये भी बताता है, राइट डायरेक्शन में तैयारी कैसे करनी है, कैसे पहली बार में परीक्षा को पास करना है ये भी बताता है। और इसका जीता जागता सबूत है बेहतरीन परिणाम जो सदियों से हम देते आए हैं। काफी वर्षों में विद्यार्थियों ने लक्ष्य परिवार को चुना और न केवल अपनी तैयारी की शुरुआत की बल्कि अपने सपने को हकीकत में बदला। ऐसे कई सारे विद्यार्थी जिन्होंने लक्ष्य परिवार से तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, अगले आप भी हो सकते, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। पर बदलते परीक्षाओं के पैटर्न को समझते हुए आपको समझना होगा कि अगर आप 40% ही लाना चाहते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि अब 40% लाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये कॉन्फिडेंस तैयारी के दौरान ही आ जाए कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सही स्थान पर हैं। आपके अपने लक्ष्य परिवार के द्वारा बेहतरीन परिणाम बहुत सारे वर्षों से दिए जा रहे हैं और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों, आप सबकी तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए लक्ष्य परिवार आपकी तैयारी के लिए लेकर आया है ये शानदार एकलव्य बैच। हाल ही में शुरू हुआ है, नई क्लासेस इसमें डाल दी गई है। सेकंड ग्रेड पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, और अगर आप सेकंड ग्रेड का जीके पेपर तैयार करना चाहते हैं तो भी आपके लिए तैयार है। और सेकंड ग्रेड का आपका सब्जेक्ट पेपर भी है, चाहे फर्स्ट पेपर जीके पेपर हो या सेकंड पेपर साइंस मैथ एसएसटी हो, सबके लिए विद्यार्थियों आपके नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। याद रहे, आपके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट जीके पेपर भी आपको उपलब्ध यहां पर करवा दिया जाएगा। और सेकंड पेपर जो है विद्यार्थियों, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट पेपर जो है, जिसमें हम बात करें विद्यार्थियों आपके सब्जेक्ट पेपर में चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, सभी विषय हो, मैथ हो, इन सब के लिए अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम आपको दोनों ही पेपर की तैयारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के द्वारा। तो अपनी तैयारी की शुरुआत करने के लिए आज ही जाए, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपनी तैयारी की शुरुआत करें। आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, आपके अपने लक्ष्य परिवार के ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर में, जहां पर आप जैसे हजारों विद्यार्थी आज भी अनुशासन में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी जारी रखें और अपने दोनों पेपर की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। एक सही डायरेक्शन में की गई सही तैयारी ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें नए पैटर्न के साथ साथ पुराने पैटर्न को समझने के लिए
कि आखिरकार पुराना पैटर्न क्या था परीक्षाओं का। इसके लिए लक्ष्य परिवार आपको देने जा रहा है विद्यार्थियों नई पीवाईक्यू की सीरीज, नई पीवाईक्यू की बुक्स आपको उपलब्ध करवाने जा रहा है, जिसमें आपका जीके वाला पार्ट जो है, जिसमें आपके ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है, ताकि 2011 से 2025 तक परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव के साथ साथ कैसे कैसे सवाल पूछे गए ये आपको अच्छे से पता चल सके। इसके लिए पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर। बहुत जल्द हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है इसका नया वर्जन आने वाला है विद्यार्थियों, जिसमें मैं आपके लिए नए टॉपिक भी शामिल कर दूंगा। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इनको सबको आप ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन से, अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो नए पैटर्न को आधार मानकर ही तैयारी करें, और हो सके तो सिलेबस की एक प्रिंट लेकर अपनी तैयारी करते समय अपनी टेबल के सामने जरूर लगा दें। अगर हमें सिलेबस का पता नहीं होगा शायद हमारी तैयारी कभी सही दिशा में हमारे सिलेक्शन की ओर हमें नहीं ले जाएगी। विश ऑल द बेस्ट। आप खुद समझदार हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।